आज सुहाग रात है, अपनी और मेरे करीब आए बगैर कैसे सो सकते हो। आयजा जो 16 साल की मुश्किल से अपना लहंगा संभालते 40 साल काशिफ के सामने खड़ी सुहाग रात मनाने का कह रही थी। उसने आयजा से कहा, पता भी है क्या होती है ये सुहाग रात? तो वो बोली, जी सब पता है। काशिफ कहने लगा, तो बताओ मुझे फिर। आयजा 16 साल की दुल्हन बनी बामुश्किल अपना लहंगा संभालते हुए काशिफ के करीब आई, जो शेरवानी में ही बेड पर लेटा हुआ अपने माथे पर बाजू रखे हुए आंखें बंद किए लेटा था। आयशा कहने लगी, देखें काशिफ, आज हमारी सुहाग रात है और आप हैं कि मेरे करीब ही नहीं आए। थक गई हूँ मैं घूंघट निकाल कर बैठे हुए। आयशा की आवाज ने काशिफ पर तो जैसे बिजलियां ही गिरा दी। वो एकदम चौंक कर उठ कर बैठा। अपने सामने खड़ी उस कमसुन बच्ची को दुल्हन बने हुए, बच्ची ही तो लग रही थी, 16 साल की थी। और देखा जाए 16 साल की लड़की को कानूनी शादी करना जुर्म है। काशिफ कहने लगा, पूरे 24 साल बड़ा हूँ मैं तुमसे, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बात कर रही हो। कहने लगी, जी अच्छे से जानती हूँ, शादी की है, पूरे होश हवास में की है मैंने। और शादी की रात शोहर को बीवी के करीब आना होता है, लेकिन यहाँ तो सभी उलट है। 1 घंटे में घूंघट ओढ़े बेड पर बैठी हूँ, मगर आप हैं कि कमरे में आए और लेट गए। ऐसे नहीं चलेगा। काशिफ साहब बेड से उठा, उसके रूबरू खड़ा हुआ, उसके बाजू को जोर से पकड़ते हुए एक झटके से अपने चेहरे के करीब करता कहने लगा, सुहाग रात का मतलब समझती हो ना तुम? कुछ देर पहले जो आयशा इतना बेधड़क बोल रही थी, अब जब काशिफ ने उसके बाजू को थामा तो उसका कॉन्फिडेंस जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरा। वो कांपते होठों के साथ कहने लगी, जी मैं जानती हूँ। कहने लगा, तो ठीक है, बताओ मुझे क्या होता है सुहाग रात को? अगर जानती हो तो खुद से करो, मेरे साथ जो करना चाहती हो। आयशा के चेहरे पर डर वाज़े तौर पर नजर आने लगा जब वो कहने लगी, शौहर तो बीवी के करीब बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से आता है, आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं कोई खुद तो नहीं आ गई आपकी जिंदगी में, बारात लेकर आप मेरे दरवाजे पर पहुंचे थे, तो फिर ये गुस्सा क्यों? वो एक बार फिर से खुद में हिम्मत जमा करते हुए अपने डर खौफ को दूर फेंकते हुए बोलने लगी, क्योंकि उसकी अम्मा ने उसे जो समझाया था वो उसी हुक्म को ही मान रही थी। काशिफ कहने लगा, तुम्हारे जैसी बेहया लड़की के साथ ऐसे ही सलूक करना चाहिए। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों के साथ यही मसला होता है कि उनके दिमाग ड्रामे देख देख कर बिल्कुल खराब हो चुके होते हैं। मैं तुम्हें बच्ची समझ के छोड़ा हूँ और तुम हो कि तुम्हारे अंदर के जज्बात आराम ही नहीं ले रहे। आयशा के लिए उसकी आंखों में मज़ीद देखना मुश्किल हो गया था। अब आयशा की आंखों से आंसू निकले। वो झटकते हुए कहने लगा, अब ये आंसू किस बात पे? मेरे सामने मासूम बनने के ड्रामे मत करना। ये आग तुमने ही मेरे अंदर लगाई है और इससे बुझाओगी भी तुम। वैसे ही तुम्हारी उम्र 16 साल है ना, अभी तो मैं इस निकाह के हक में ही नहीं था। पता नहीं अम्मी को तुम ऐसे कौन से खूबी नजर आई कि जो उन्होंने हमारी हैसियत देखी, ना तुम्हारी उम्र देखी, ना तुम्हारी तालीम देखी, और लाकर मेरे गले में डाल दिया। आयशा कहने लगी, अगर इतनी ही बुरी थी और इतनी ही खामियां हैं मुझ में तो क्यों आए थे बयाने? उसी वक्त इनकार कर देते। वो भी हालातों की मारी मजबूर लड़की थी और दिल में आई बात वो फौरन से कह देती थी। दिल की बात को दिल में रखना तो उसे आता ही नहीं था। जो बात दिल में होती फौरन से कह देती। कहने लगा, मरा नहीं जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। वो तो अम्मी ने मुझको इतना प्रेशराइज किया कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। इसलिए जो कुछ हुआ ये मजबूरी में हुआ। अपनी आंखों में कोई सुहाने ख्वाब मत सजा लेना। आयशा फिर से काशिफ के करीब हुई और कहने लगी, ठीक है, रिश्ता जैसे भी छोड़ा आपने मैं नहीं जानती, मगर आप मेरे करीब आए बगैर सो नहीं सकते। अब काशिफ को कुछ कुछ अंदाजा होने लगा था कि इस लड़के का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वरना कोई लड़की इस तरह अपने मुंह से इस तरह की बातें नहीं करती। और काशिफ और आयशा की आज पहली मुलाकात थी। ना तो उनके घर में कोई आना जाना था, तो इस तरह एक पराया अजनबी मर्द से बेशक निकाह हो चुका था, लेकिन वो अभी दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। वो कैसे अपनी उम्र से इतने बड़े मर्द के साथ इस तरह बात कर सकती थी? काशिफ ने अपनी शेरवानी उतारते हुए उसने गुस्से में फेंका और कहने लगा, जितने अरमान मैंने शादी के
आज तक अपने दिल में सजाए थे। आयशा कहने लगी, क्यों, क्या कमी है मुझ में? मर्द तो कम उम्र लड़कियों पे मरते हैं। आयशा की बातें काशिफ का मजीद दिमाग खराब कर रही थी। बोला, इंतहाई जाहिल किस्म की लड़की हो तुम। बोली, ये मैं नहीं कहती, ये बड़ी औरतों ने इस तरह की सारी बातें की थी, क्योंकि जब मैं दुल्हन बनी बैठी थी ना, तब मुझे सब ऐसी ही बातें तो सुना रहे थे। काशिफ मजीद चौंका, कहने लगा, क्या बोल रही थी वो? यही कि कम उम्र लड़की जब बीवी बनेगी तो काशिफ तो खुद ही इस पर लट्टू हो जाएगा। काशिफ की हैरानगी की कोई हद नहीं थी, मगर अब काशिफ को कुछ अंदाजा होने लगा था कि वो जिसे जाहिल गवार कह रहा था वो असल में दिमाग से खाली लड़की है, जिसे ये नहीं पता कि कौन सी बात कहाँ करनी है, बल्कि बचपने वाला जहन था उसका। काशिफ ने उससे कहा कि देखो, तुम अभी ना समझो, शादी के इन तकाजों को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए जो कुछ हुआ है इससे हमारी जिंदगी पर असर नहीं पड़ेगा। अपना ये भारी भरकम जोड़ा उतारो और सो जाओ। आयशा बोली, मगर मेरी मुंह दिखाई, जो दुल्हा दुल्हन को शादी की राह देता है वो कहाँ है? और पता है, मुझे तो तोहफे लेने का बड़ा शौक है। बचपन से आज तक जिस हालात में जिंदगी गुजरी है, बस ड्रामों में ही देखा था कि लोग तोहफे भी देते हैं, वरना मेरी किस्मत में तो कभी आज तक तोहफा किसी ने नहीं दिया। उस वक्त आयशा की आंखों में मासूमियत के अलावा कुछ ना था। आयशा की बात सुनकर काशिफ को याद आया कि उसकी माँ ने उसको कमरे में आते हुए एक अंगूठी पकड़ाई थी। उसने अपनी जेब में से एक डबिया निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। कहने लगा, ये पहन लो आयशा। बच्चों की तरह अपना हाथ उसके आगे करते हुए कहने लगी, पहना दीजिए। जिस पर उसने गहरी सी नजर आयशा पर डाली। ना चाहते हुए भी उसने आयशा की हाथ में अंगूठी पहना दी। शायद उसकी मासूमियत, उसका बचपना देख चुका था कि वो अक्ल से पैदल लड़की है। खैर, उनकी रात यूं ही गुजरी। सुबह वलीमे का फंक्शन था। जब आयशा उठ के कहने लगी, मेरा तो इतनी सर्दी में नहाने को भी दिल नहीं कर रहा। काशिफ कहने लगा, तो मत नहाओ। बोली, तो शादी की सुबह तो लड़का और लड़की नहाते हैं ना। ये कहते हुए वो अपने अल्फाज आधे मुंह में ही रखे मायने खेज नजरों से देख रही थी। काशिफ उसकी बातों पर चौंक जाता था। वो अपनी उम्र से बड़ी बातें कर जाती थी। बोला, क्यों नहाते हैं ये भी यकीनन तुम्हें पता होगा। वो अपने बाल सेट करके बोली, मुझे क्या पता, होगी शादी की रस्म ये भी, जैसे बाकी सारी रस्में होती हैं। काशिफ उसकी तरफ बढ़ा। अपनी तरफ काशिफ के बढ़ते हुए कदमों को देखकर आयशा कहने लगी, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। ये कहते उसने जल्दी से अपना दुपट्टा सेट किया। बालों में ब्रश करते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी। काशिफ ने उसे बाजू से पकड़ा। वह एकदम चौंक कर पीछे मुड़ी और उसकी आंखों में देखने लगी। कहने लगी, तो इसका मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर लट्टू हो रहे हैं। वो अपने बचपन से बास नहीं आ रही थी और काशिफ ने अपने लब भींच लिए। कहने लगा, बाहर सबके सामने ये शो करवाना कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। बोली, आप तो मेरे करीब ही नहीं आए, और अगर किसी ने पूछा तो क्या कहूंगी। वो उसके चेहरे के मजीद करीब होते कहने लगा, ये जो तुमने करीब आना ड्रामा लगाया हुआ है ना, जिस दिन मैं तुम्हारे करीब आ गया तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए चुपचाप जो हो रहा है उसे होने दो और बाहर जाकर इस तरह की बेहुदा बातें मत करना। आयशा कहने लगी, पता नहीं कैसे इंसान है और सारी जिंदगी मैं कैसे गुजारूंगी। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए जाने लगी। काशिफ ने अपने सर को झटका। कहने लगा, अब तो ये रोज ही मुझे भुगतना होगा। खैर, वो लोग नीचे आए जहां सब लोग नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। रजिया बेगम ने एक तंसिया सी नजर उन दोनों पर आते हुए डाली। आयशा की वालदा और उसकी बहन रिदा जो नाश्ते में अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ लेकर आई थी, जिन्हें रजिया बेगम ने मुलाजमों के हवाले करके कहा, ये तुम खा लेना, हमारा नाश्ता तैयार है। क्योंकि इस घर के लोग ऐसा नाश्ते के अलावा ऊंट पटांग चीजें नहीं खाते। रजिया बेगम के अल्फाज ने रशीदा बेगम के दिल को चीरा था, मगर वो जब्त के अलावा और कुछ कर भी क्या सकती थी। वो माँ बेटी आयशा के इंतजार में ऐसी सहमी हुई सोफे के कोने में बैठी हुई थी। आयशा ने जैसे अपनी वालदा को देखा तो भागकर अपनी वालदा के गले से लगकर मिलने लगी। रिदा आयशा से कहने लगी, आयशा बहुत प्यारी लग रही हो तुम। रशीदा बेगम ने बड़ी मोहब्बत से काशिफ के सर पर प्यार दिया, मगर ना जाने उनके प्यार देने में काशिफ को एक सुकून और अपनायत महसूस हुई, जो आज तक उसे अपनी माँ के प्यार में भी कभी महसूस ना हुई थी। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दिया। जब आयशा ने काशिफ को मुस्कुराता देखा तो वो नजरें चुरा गया।
ریاض صاحب نے بڑی ہمت کر کے اپنی بہن سے کہا کہ رشیدہ آؤ سب ناشتہ کریں۔ رضیہ بیگم کی نظروں میں حقارت، نفرت سب کچھ نظر تو آ رہا تھا، مگر یہ سب ان کی چاہت پر ہی تو ہوا تھا، اس لیے ابھی ان کا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ کاشف کی والدہ، جن کا نخرہ، رعب اور دبدبا ہر وقت سات آسمان پر رہتا تھا، غصے کی تو ایسی تیز تھی کہ آج تک ان کے شوہر کی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، تو پھر کاشف ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتا تھا؟ پورے گھر میں صرف اس کا راج تھا، جو وہ کہتی تھی وہی ہوتا تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی اس کے گھر میں پر مارے۔ کاشف نے آ کے سلام کیا تو انہوں نے بڑے انداز میں اپنی شال کو کندھے پر لٹکاتے ہوئے کاشف کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، خوش رہو ہمیشہ۔ وہ دل میں کہنے لگا، ساری عمر کی سزا دے کر مجھے رہنے کی دعائیں دے رہی ہیں، پتہ نہیں کیسی ماں ہے میری۔ آخر اس نے بظاہر ایک مسکراہٹ پاس کروائی اور اپنے والد صاحب کو سلام کیا۔ ریاض صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ کاشف کو اپنے سینے سے لگایا۔ کاشف اس بات سے انجان تھا کہ رضیہ بیگم اس کی سگی ماں نہیں ہے، اس نے ہمیشہ انہیں سگی ماں ہی سمجھا تھا، مگر رضیہ بیگم اس کی سوتیلی ماں تھی۔ ریاض صاحب اور رضیہ بیگم کی شادی ہوئی، اس سے پہلے ہی انہوں نے گھر والوں سے چوری چھپ کے ایک شادی کاشف کی ماں سے کی ہوئی تھی۔ گھر والوں نے اپنی مرضی سے ریاض کی شادی رضیہ بیگم سے کر دی۔ شادی کے بعد رضیہ بیگم پر یہ راز آشکار ہوا کہ ریاض تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، بلکہ شادی شدہ ہی نہیں، ایک بچے کا باپ ہے۔ یہ وہ دن تھا جس کے بعد انہوں نے کبھی ریاض کو سیدھے منہ نہیں بلایا، اور قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ کاشف ابھی 3 ماہ کا تھا کہ جب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ مجبوراً پھر ریاض صاحب کو اپنے گھر میں اپنی نئی نویلی بیگم کو یہ بتانا پڑا کہ انہوں نے پہلے سے شادی کی ہوئی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیے گھر آ گئے۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے رضیہ بیگم کی گود میں ڈال دیا اور کہنے لگے کہ آج سے تم اس کی ماں ہو۔ رضیہ بیگم نے کاشف کو گود میں تو لے لیا، مگر ان کے لہجے میں، ان کی زندگی میں اس کی بات کڑواہٹ اور بڑھتی رہی۔ بظاہر کاشف کو یہ نہیں پتا تھا کہ میری ماں رضیہ بیگم نہیں ہے، لیکن رویے سے کبھی کبھی مشکوک ضرور ہو جاتا تھا، کیونکہ بچپن میں اسکول کا کام نہ کرنے پر کسی بھی چیز کی بے جا فرمائش پر کاشف کو اپنی والدہ رضیہ بیگم کی طرف سے سزا ملتی تھی۔ اپنی والدہ رضیہ بیگم کی طرف سے سزا ملتی تھی، اور سزا کے طور پر اسے بھوکا رہنا پڑتا یا پھر اسٹور روم میں بند رہنا پڑتا تھا، جبکہ اس کے چھوٹے 2 بہن بھائی علی اور مہک، ان کے ساتھ رضیہ بیگم کا رویہ کچھ اور ہوتا۔ لیکن آخر میں رضیہ بیگم کاشف سے کہتی کہ تم اس گھر کے بڑے بیٹے ہو، اگر تمہاری عادتیں بگڑ گئی تو چھوٹوں پر کیا اثر ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ کاشف ان سب باتوں کو درگزر کرتا۔ آج 40 سال کا بھرپور جوان مرد، ایک کامیاب پیشے کا وکیل تھا، لیکن پھر بھی اس کی آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ وہ رضیہ بیگم کے کسی بھی فیصلے کا انکار کرے، اور عائشہ بھی تو ان کے حکم کی وجہ سے اس کی زندگی میں آئی تھی۔ جیسے ہی وہ شام کو گھر لوٹا تو اس پر یہ راز آشکار کیا گیا کہ کل تمہارا نکاح ہے تمہاری پھوپھو کی بیٹی سے۔ کاشف کہنے لگا، ماما کون سی پھوپھو؟ وہ بولی، وہی جو گاؤں میں رہتی ہے۔ کاشف کی پھوپھو ریاض صاحب کی بہن، جو کافی غریب تھی۔ ریاض صاحب اچھے خاصے سیٹل تھے، چاہتے تو بہن کی زندگی کو پرسکون بنا سکتے تھے اس کی جائیداد میں سے اس کا حصہ دے کر، لیکن رضیہ نے ریاض پر ایسے پہرے لگائے تھے کہ وہ تو اپنی مرضی سے سانس لینا بھی بھول چکے تھے، تو پھر بہن کو حصہ وہ کیسے دیتے؟ ساری جائیداد رضیہ بیگم اپنے نام کروا چکی تھی۔ رضیہ بیگم نے شروع سے لے کر جب سے ریاض کی بہن بیوہ ہوئی تھی، زکوٰۃ، فطرانہ اور کچھ احسانات کرتے ہوئے ان کی بہن رشیدہ کی چند نوٹوں کے ذریعے احسان جتاتے ہوئے مدد کر دیتی۔ رشیدہ کی 2 بیٹیاں تھی، عائشہ اور ادا۔ عائشہ بڑی تھی، اس کی عمر ابھی 16 سال تھی، اور ادا جس کی عمر 14 سال تھی، کہ جب کاشف نے اپنے گھر میں اپنی پسند کا اظہار کیا شادی کے لیے، اور اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ ماما بابا، ایک لڑکی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ خبر تھی جو بجلیاں بن کر رضیہ بیگم کے دل پر گری۔
انہوں نے تو سوچا تھا کہ وہ کبھی کاشف کا گھر ہی نہیں بسنے دے گی، مگر وہ کتنے ڈھٹائی کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی پسند کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ اسی لمحے اپنے دل میں ٹھان چکی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ کسی بھی طرح کاشف کی شادی اس کی پسند کی لڑکی سے نہیں ہونے دے گی۔ کاشف نے جس لڑکی کی بات کی تھی وہ بھی وکیل ہی تھی اور اس کے ساتھ ہی کام کرتی تھی۔ رضیہ بیگم کو تو سردیوں میں اپنے ماتھے پہ پسینہ آتا محسوس ہوا۔ اس لڑکی کا سن کر ان کے دل میں کئی طرح کے خدشات جنم لینے لگے کہ پڑھی لکھی ہوگی اور اوپر سے کاشف کے دل پر راج کرتی ہوگی تو وہ تو اس گھر میں آتے ہی رضیہ بیگم کو ان کی اوقات یاد دلوا دے گی۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ کاشف تمہیں پڑھایا لکھایا ایک قابل انسان بنایا، اس کا صلہ تم مجھے یہ دے رہے ہو۔ کاشف حیران کن نظروں سے دیکھنے لگا۔ ماما کیا کیا ہے؟ تمہاری شادی میری مرضی سے ہوگی، اس لیے جو محبتیں ہیں ان سب چیزوں کو اپنے دل سے نکال پھینکو۔ کاشف کے تو جیسے دل کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ یہ سنتے ہی کہنے لگا ماما ایسا ظلم مت کریں، آپ نے بچپن سے لے کر آج تک مجھے جو حکم دیا میں نے پورا کیا، لیکن میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ میری پسند کو نہیں قبول کرنا چاہتی تو میں ساری زندگی شادی ہی نہیں کروں گا۔ وہ مزید پریشان ہوئی کہ اس طرح تو سب کو یہی لگے گا کہ ماں بیٹی کی دشمن بن گئی ہے۔ ریاض صاحب جو پاس بیٹھے اپنے لبوں پر چپ کا تالا لگائے اپنے بیٹے کی بے بسی کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بیٹے کی حمایت میں کچھ کہتے وہ بھی بولنے ہی لگے تھے کہ رضیہ بیگم نے اپنے ہاتھ کھڑا کیا، ہاتھ کے اشارے سے ہی اس کو چپ کروا دیا۔ وہ بیچارے وہیں خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ لاکھ کوشش کر لیں مگر رضیہ بیگم کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ اگلے ہی دن رضیہ بیگم صبح ہی اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ رشیدہ بیگم کے گھر کے آگے گاڑی رکی۔ ان کا گھر ایک نارمل سی حالت کا تھا۔ رشیدہ بیگم بہت ہی سلجھی ہوئی خاتون، نیک پرہیزگار میٹھی زبان کی عورت تھی، مگر ان کی سب سے بڑی بے بسی یہی تھی کہ وہ غریب تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد شوہر کے رشتہ داروں نے اس کی جائیداد کا حصہ ہڑپ کر لیا۔ ادھر سے بھائی کی طرف سے جو جائیداد میں حصہ ملنا تھا اس پر رضیہ بیگم قبضہ جما کر بیٹھ گئی اور وہ بیچاری دو بیٹیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، مگر پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی تھی۔ رضیہ بیگم ایک حقارت بھرے لہجے کے ساتھ ان کے گھر گئی، ادھر ادھر نظریں ایسے دوڑا رہی تھی جیسے نہ جانے کسی گندگی کے ڈھیر پر آ گئی ہو، اور وہ جب بھی آتی تھی یہی رویہ اپناتی تھی۔ مگر رشیدہ بیگم کی مجبوری تھی، ان کے دیے ہوئے چند نوٹوں پر وہ گزارا کرتی تھی۔ رضیہ بیگم صحن میں کھڑی تھی کہ جب رشیدہ نے چارپائی پر ایک نئی چادر لا کر بچھاتے ہوئے کہا، بھابھی بیٹھیں یہاں پر، میں آپ کے لیے چائے جوس کا بندوبست کرتی ہوں۔ رضیہ بیگم کہنے لگی، نہ تو مجھے چائے کی طلب ہے اور نہ ہی جوس کی، اور ویسے بھی تمہیں تو پتہ ہے نا میرے کھانے پینے کی چیزوں کا تو تکلف نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ رشیدہ بیگم کو ان کی کڑوے الفاظ کو برداشت کرنے کی عادت برسوں سے ہی تھی۔ جب وہ کہنے لگی، بھابھی یوں اچانک بولی کیوں، میں اچانک نہیں آ سکتی، اور ویسے بھی تمہاری قسمت کا ستارہ کھلنے والا ہے، خوش ہو جاؤ۔ رشیدہ بیگم اتنا تو سمجھتی تھی کہ وہ اپنے مطلب کے سوا کسی دوسرے پر ایک روپیہ بھی نہیں لگا سکتی۔ بھابھی میں سمجھی نہیں، رضیہ بیگم کہنے لگی، تمہاری بیٹی عائشہ کو میں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، کاشف کی بیوی۔ یہ سنتے ہی رشیدہ بیگم کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات پھیل گئے۔ کہنے لگی، مگر عائشہ کی عمر اور کاشف کی عمر میں بہت فرق ہے، آپ جانتی ہیں وہ بھی 16 سال کی ہے اور کاشف تو 35-40 سال کا بھرپور جوان مرد ہے، ایسے کیسے ان دونوں کی شادی ہوگی؟ رضیہ بیگم غصے کے ساتھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری بات کاٹو اور جواب دو، میرے ہی ٹکڑوں پر تم ماں بیٹیاں پل رہی ہو اور مجھے ہی مشورے دے رہی ہو، تمہاری اوقات ایسے نہیں ہے جو میری بات کو رد کرو۔ رشیدہ بیگم اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے خاموش ہو گئی، مگر ماں اپنے بچوں کے لیے ایک شیرنی ہوتی ہے، وہ خود پر تو ظلم سہ لیتی ہے مگر جب بچوں پہ بات آ جائے تو وہ اپنے پنکھ پھیلائے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔
वो कहने लगी, भाभी मगर मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। रजिया बेगम ने आगे बढ़कर रशीदा को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा और कहने लगी, मुझे इनकार करने का मतलब समझती हो ना तुम और तुम्हारी बेटियों को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। इसलिए कल शाम को निकाह होगा और ये है कुछ सामान आयशा को पहनाकर तैयार कर देना, और इस निकाह को ये मत समझना कि तुम्हारी बेटी मेरे घर में बहू बनेगी। नहीं, ये बस कुछ दिनों का खेल है जिसे मैं जल्द ही खत्म करवा कर तुम्हें अच्छी खासी रकम देकर यहाँ से चलता करूंगी। फिर तुम्हारी बेटी और तुम जहाँ चाहे इसकी शादी कर लेना। रशीदा बेगम की आंखों में हजार शिकवे थे और बेख्तियार ही उनकी आंखों से आंसू गिर गए। दिल में सोचने लगी कि या अल्लाह, कभी जिंदगी में किसी का मोहताज मत करना, वरना ये लोग जो खिलाते हैं वो फिर नोच नोच कर वापस लेते हैं। मगर खैर उनके पास इख्तियार नहीं था। इतने में आयशा और इदा जो स्कूल से वापस आई हंसते खेलते हुए घर में एंटर हुई। सामने अपनी मुमानी को देखा तो अदब के साथ सलाम किया। कहने लगी, अस्सलाम वालेकुम मुमानी जान। वो आगे बढ़कर गले लगने लगी कि जब रजिया बेगम ने हाथ से कह दिया, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, बस ज्यादा ये चिपकू किस्म के प्यार मुझे पसंद नहीं। आयशा और ईदा ने एक दूसरे की तरफ देखकर अपनी वालदा की तरफ देखा जो काफी परेशान सी थी। मगर रजिया बेगम अपना हुक्म सुनाती गाड़ी से सामान निकलवाते उनके घर में रखवा कर खुद वहां से निकल आई। जैसे ही रजिया बेगम घर से निकली, रशीदा बेगम वहीं जमीन पर बेबसी के आलम में बैठ गई। दोनों बेटियां माँ के करीब आई। अम्मी क्या हुआ है? ममानी ने कुछ कहा है आपको? जब आयशा कहने लगी, अम्मी बस मेरी तालीम मुकम्मल होने दें, मैं अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी और साथ अपनी तालीम जारी रखूंगी। ये जो हमें चंद नोट एहसान के नाम पर देकर जाती हैं, हम वो कभी नहीं लेंगे। और आप दिल छोटा मत करें, आपकी बेटियां आपके बेटे बनेंगी। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने रशीदा बेगम के दिल में सुराख से किया, क्योंकि वो सोच रही थी अपनी मासूम सी बेटी को अपनी भाभी के हवाले कैसे करें। जब वो आयशा को हाथ लगाते कहने लगी, ये सब तो तब होगा ना जब तुम्हारे पास वक्त होगा, तुम्हें मौका मिलेगा। बोली, क्यों अम्मी? कहने लगी, तुम्हारी ममानी तुम्हें अपनी बहू बनाने का फैसला सुनाकर जा चुकी है और ये सामान कल शाम को वो यहाँ अपने बेटे और चंद लोगों के साथ आकर तुम्हें रुखसत करके ले जाएंगी। आयशा जो अभी मैट्रिक क्लास में पढ़ती थी कहने लगी, अम्मी ऐसे कैसे कोई अपनी मनमानियां चला सकता है हमारी जिंदगियों में? बोली, बेटा हमारे साथ किसी मर्द का सहारा नहीं। भाई जिसकी जिंदगी पर भाभी की हुकूमत है वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मुझे उनसे कोई गिला है ही नहीं। बस अगर अपनी माँ का तुम्हें जरा सा भी ख्याल है तो तुम इस फैसले से इनकार नहीं करोगी, वरना ना जाने वो हमारे साथ क्या कुछ करेगी। और काशिफ रजिया बेगम जैसा बिल्कुल नहीं, वो काफी सुलझा पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, उम्र के फर्क में कुछ नहीं रखा। अगर तुम दोनों में प्यार होगा, तुम उसका ख्याल रखोगी, उसके करीब रहोगी, तो वो खुद ब खुद तुम्हारे करीब आने लगेगा। खैर इधर रजिया बेगम ने घर आते हुए शाम के खाने के टेबल पर सबको अपना ये फैसला सुना दिया। आज पहली बार काशिफ की आवाज रजिया बेगम से ऊंची थी। कहने लगा, मम्मा माना कि आज तक मैंने कभी आपकी बात पर इनकार नहीं किया, लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला है जिसका इख्तियार मैं किसी को भी नहीं देता, और मैंने आपको अपनी पसंद के बारे में बताया था, तो फिर आपने ये सब क्यों किया? किसकी इजाजत से किया? मैं ये निकाह नहीं करूंगा। जिस लड़की को आज तक मैंने देखा नहीं है, मैं इसके साथ मिला नहीं हूँ। और बाबा आप जानते हैं ना फुफ्फो के बच्चों की उम्रें क्या है? रजिया बेगम कहने लगी, पूरे 16 साल की है वो, इतनी भी बच्ची नहीं है। और बताइए रियाज साहब, आप अपने बेटे को जब आपने शादी की थी तो आपकी बेगम की उम्र क्या थी? रजिया बेगम ने दबे अल्फाज में उनकी पहली बीवी का ताना दिया था। उनके खाने का नवाला उनके गले में अटक गया जब उन्होंने एक मासूमाना निगाह से रजिया बेगम की तरफ देखा और कहने लगे, रजिया अगर हम काशिफ की शादी इसकी मर्जी से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी मेरा ख्याल है कि काशिफ की बात दुरुस्त है। रशीदा की बच्चियां बहुत छोटी हैं, हमारे बेटे से भी वो 4 साल छोटी है, तो मेरा नहीं ख्याल ये जोड़ मुनासिब रहेगा। रजिया बेगम ने पानी का गिलास जोर से डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहा, किसने आपका फैसला और आपका मशवरा पूछा है? काशिफ ये मेरा हुक्म है, अगर तुम मेरा हुक्म नहीं मानते तो फिर ठीक है। उन्होंने डाइनिंग टेबल पर फ्रूट में पड़ी हुई छुरी को उठाया और अपनी कलाई पर रख दिया। कहने लगी, मैं अभी अपनी कलाई काट दूंगी अगर तुमने इनकार किया। फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी माँ की जिंदगी या फिर वो लड़की।
कौन लड़की है, किस खानदान की है, तुम्हें क्या मालूम? तुम्हारे अलावा उसने कितने और मर्दों को ज़बान दी होगी शादी की। रज़िया बेगम के अल्फाज काशिफ के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन थे, मगर वो मौके की नज़ाकत को देखकर ज़ब्त का मुजाहरा कर गया, क्योंकि वो जानता था कि मम्मा से बहस करना फजूल है। बोला, मम्मा ये क्या पागलपन है, छुरी तो रखें नीचे, फिलहाल मुझे शादी करनी ही नहीं, ना अपनी पसंद से ना फूफो की बेटी से। आप इस टॉपिक को क्लोज कर दें और आज के बाद दोबारा बात नहीं होगी। रज़िया बेगम गुस्से से बोली, ऐसे कैसे इस टॉपिक को बंद कर दें? शादी का जिक्र तुमने छेड़ा और मैं रशीदा के घर ज़बान देकर आई हूँ। कल शाम हम निकाह के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। इस खबर ने मजीद सब पर सख्ता तारी कर दिया कि इतनी भी क्या चलती है कि यूँ अचानक एक दिन बात हुई और दूसरे ही दिन निकाह। काशिफ ने कहा, मम्मा मैं इंसान हूँ, कोई रिपोर्ट नहीं हूँ कि जिस पर जो जी चाहे चला दे। उन्होंने अपनी कलाई पर छुरी को मजीद दबाया और कहने लगी, बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी फैसला लो, वरना फिर तुम जानते हो ना। जैसे ही छुरी को मजीद दबाया तो काशिफ ने गहरी सी सांस खारिज करते हुए कहा, ठीक है मम्मा। हमेशा की तरह काशिफ उसकी जिद के आगे हार गया। फूफो की बेटी से या किसी चौराहे या मांगने वाली से जिससे भी निकाह करना चाहे आप कर दीजिए, मैं हार गया आपकी जिद के आगे। रज़िया बेगम ने एक सुकून की सांस लेते हुए छुरी को टेबल पर रखा और मुस्कुराकर कहने लगी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरे फर्माबरदार बेटे साबित होगे और जब बीवी पास होगी तो तुम उस लड़की को भी भूल जाओगे। क्यों रियाज साहब, मैं ठीक कह रही हूँ ना? और वैसे भी मर्द को तो औरत चाहिए होती है, तो फिर वो कोई भी हो। इतने साल बीत चुके, उसकी बीवी भी इस दुनिया से जा चुकी थी, मगर आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया था कि जब रज़िया बेगम ने उन पर तानों के तीर ना चलाए हों और वो हमेशा की तरह खामोश रहते, जैसे ना जाने किस जुर्म की सजा काट रहे हो। मगर वो कर भी तो कुछ नहीं सकते थे, वरना रज़िया बेगम बच्चों को छोड़ छाड़ कर जाने की धमकी देती थी। खैर अगले ही दिन शाम हुई। बड़ी तैयारियों के साथ वो ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे काशिफ की शादी की सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही है, मगर काशिफ बोझ कदमों के साथ अपने दिल में उस लड़की की मोहब्बत लिए अपने हर अरमान का गला घोटते हुए एक सादा से सूट में मलबूस अपनी फूफो के दरवाजे पर जा चुका था। रज़िया बेगम ने चंद नोट काशिफ के ऊपर सवारे और गांव के गरीबों के ऊपर हवा में उड़ा दिए। घर में दाखिल हुई रशीदा बेगम के चेहरे पर भी कोई खुशी ना थी। आयशा जो दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी और इदा उसको साथ लगाए कहने लगी, आपी मैंने तो सोचा था जब आपकी शादी होगी तो हम इतनी तैयारियां करेंगे, लेकिन मुमानी जान ने ये सब क्यों किया? रिदा ने काशिफ को देखा तो अंदर जाकर कहने लगी, आयशा आपी मगर काशिफ भाई बहुत प्यारे हैं, जैसे ड्रामों में फिल्मों में कोई हीरो होते हैं। देखो दिल बुरा मत करो, बहुत खुश रहोगी तुम, सब लोग तुम्हारी किस्मत पर रश करेंगे। रशीदा बेगम अंदर आई, आयशा को साथ लगाया और कहने लगी, आयशा मेरी एक नसीहत याद रखना, तुम कभी भी अपनी मुमानी की बातों में आकर काशिफ के साथ बुरा सलूक या बुरा रवैया नहीं अपनाओगी। तुम्हें खुद काशिफ की तरफ कदम बढ़ाना होगा। वो तुम्हारे करीब ना भी आए, तुम इसे अपने करीब लाने की हर मुमकिन कोशिश करोगी। समझ रही हो ना मेरा मतलब? तुम्हें खुद अपनी जगह बनानी होगी, और एक बार जब तुमने अपनी जगह बना ली तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उससे दूर नहीं कर पाएगी। और काशिफ अच्छा लड़का है, अपने दिल से सारे खदशात वसवसे निकाल दो। मगर अब तक उसने आयशा को नहीं देखा था और वो देखना भी नहीं चाहता था, उसकी बला से कोई भी हो। निकाह नामे पर दस्तखत करते बिना कुछ खाए पिए आयशा को साथ लिया और वो चंद ही घंटों में वहां से फारिग होते रुखसत हुए। रशीदा बेगम ने एक बार रज़िया बेगम के आगे हाथ जोड़े और कहने लगी, मेरी फूल सी बच्ची का ख्याल रखिएगा। रज़िया बेगम ने तंज़े अंदाज में उनकी तरफ देखा, कहने लगी, इतनी उदास मत हो, कुछ दिनों बाद तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास भारी रकम के साथ वापस आ जाएगी, फिर तुम चाहे जहां चाहो मेरी बला से। ये वो अल्फाज थे जो रशीदा बेगम के दिल में छेद कर गए थे। इस तरह से आयशा और काशिफ की शादी हुई। खैर शादी की अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर बैठे किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, सिवाय रज़िया बेगम के, जिन्हें जीत कर ऐसा लग रहा था कि जैसे ना जाने उन्होंने कोई किला फतह कर लिया हो और जो वो चाहती थी वो हो गया। जाहिर अब कुछ तो होना ही था। रियाज ने अपनी भांजी के सर पर हाथ रखा और काशिफ से कहा, बेटा तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। उसने बिना कोई जवाब दिए नाश्ता किया और कहने लगा, एक जरूरी केस की वजह से मुझे जाना है। जब रज़िया बेगम कहने लगी, आज तुम्हारा वलीमा है, जानते हो ना? बोला, जी सब जानता हूँ। वो कमरे में अपनी फाइल लेने गया जब आयशा भी आई और फिर से पागलों वाली बातें की। काशिफ आप तो मेरे करीब ही नहीं आए, तो वलीमा कैसे
ہوگا۔ اب کاشف کا دماغ بھی گھوم گیا اور کہنے لگا تمہیں بہت فکر ہو رہی ہے نا میرے قریب آنے کی، تو ٹھیک ہے چلو میں ولیمہ حلال کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے ہی کاشف کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہوئی تو عائزہ کی سسکی نکلی اور کچھ دیر بعد کاشف نے اپنا حق وصول کر لیا۔